वेलकम टू जीनियस आईएएस प्रीलिम्स अफेयर्स की इस लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है, जहां पे इस सीरीज का नाम हमने कनेक्टिंग डॉट्स स्ट्रेटजी भी रखा हुआ है क्या इसमें बेसिकली हम जो आपका जो रिसेंट जो आइटम्स जितने भी न्यूज आर्टिकल्स या कुछ भी आ रहा है उस आर्टिकल को हम स्टैटिक पोर्शन से कवर करके पढ़ा रहे हैं और उसके आसपास की चीजों को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको एक कंप्लीट पैकेज देने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स को टारगेट तो कर ही रहा है, साथ के साथ अगर हम स्टेट पीसीएस को देखें तो स्टेट पीसीएस में इन्हीं को डायरेक्टली पूछ लिया जाता है टॉपिक्स को, तो उनके मेंस को भी टारगेट कर रहा है। जहां पे अगर हम स्टेट पीसीएस की बात करें तो उनके मेंस को भी टारगेट किया जा रहा है, प्लस यूपीएससी के प्रीलिम्स को टारगेट हम करके इस सीरीज को उन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने बनाया है। तो उसके लेक्चर नंबर 16 पे हम पहुंच चुके हैं। तो ये 16 नंबर को हम देखते हैं, इसमें हम कौन से टॉपिक्स लेके आए हुए हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो हम आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज का टॉपिक हमने शुरू किया है हमारे ईरान और उसकी न्यूक्लियर डील से। ईरान और उसकी न्यूक्लियर डील से अभी रिसेंटली ही न्यूज में हमने एक चीज देखी कि ईरान ने क्या किया है कि ईरान ने अपने 20% एनरिच्ड यूरेनियम को, उसका जो स्टॉक पाइल है, उसको जो स्टॉक करके रखा हुआ है, उसको उसने इंक्रीज कर दिया है अप टू 210 किलोग्राम्स, 20% एनरिच्ड यूरेनियम को। अब आप कहेंगे इसमें न्यूज का आर्टिकल क्या है, ये हमारे लिए किस लिए इंपॉर्टेंट रखता है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, ये हमें समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। हुआ क्या था बेसिकली, इस न्यूक्लियर एनरिचमेंट को हम समझेंगे कि ये 20% एनरिच होने का मतलब क्या होता है, इसको भी हम समझेंगे थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले हम इसी न्यूज से रिलेटेड जो हमारा रिसेंटली जो भी डेवलपमेंट्स हुए हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। हुआ क्या 2015 में, उससे भी अगर हम पहले जाएं तो हमें 1979 में ईरान में पहलवी डायनेस्टी होती थी और उसको निकाल फेंका गया। पहलवी डायनेस्टी जहां से दूर हुई, जब यहां पे इन्होंने क्या किया, उसके बाद से कहीं पे न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी की तरफ काम करना शुरू किया, न्यूक्लियर स्टॉक पाइलिंग इन्होंने शुरू कर दी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को डेवलप करना शुरू किया। और उसके बाद जब यूएस की सीक्रेट एजेंसीज को, इंटेलिजेंस एजेंसीज को इस बारे में भनक लगी तो यूएस ने इसके ऊपर सैंक्शंस लगाने शुरू किए। क्या शुरू किए? यूएस ने इसके ऊपर सैंक्शंस लगाने शुरू किए। अब ये सैंक्शन क्या होता है? सैंक्शन बेसिकली कुछ नहीं है, ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस हैं। ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस लगा देता है यूएस कि इस कंट्री के साथ अब कोई ट्रेड नहीं होगा, ताकि वो कंट्री जो है कहीं ना कहीं मजबूर हो जाए किसी न किसी देश से सहारा लेने पे, या फिर कहीं ना कहीं उनसे ये बोलने के ठीक है हमसे गलती हो गई है, हम नहीं कर रहे, हमें हमारे जो है ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस वापस ले लो, हम ट्रेड करने के लिए तैयार हैं और आपकी शर्तें मानने को तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं सैंक्शन का मतलब यहां से ये निकलता है। तो यूएस ने सैंक्शन लगा दिए, और यूएस ने जब सैंक्शन लगा दिए तो अलग अलग कंट्रीज, जब ये ईरान ने बोला कि हम तैयार हैं, हम कुछ ना कुछ करेंगे, तो कई कंट्रीज मिलके ईरान के साथ कुछ डील करती हैं। तो 2015 में ईरान के साथ कुछ कंट्रीज, कौन कौन सी कंट्रीज, जिसको हम P5+1 बोलते हैं, P5+1 ग्रुप, इन्होंने मिलकर इसके साथ एक एग्रीमेंट किया। क्या एग्रीमेंट किया? उस एग्रीमेंट का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ये एग्रीमेंट होता है, ईरान के साथ न्यूक्लियर डील होती है। तो ईरान न्यूक्लियर डील भी इसका नाम है, और इसको हम ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन भी बोलते हैं। किन किन कंट्रीज ने मिलकर किया? P5+1। अब ये P5 क्या है? P5 बेसिकली अगर हम देखें तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो परमानेंट 5 कंट्रीज हैं, परमानेंट मेंबर्स हैं, 5 कंट्रीज कौन कौन से हैं? तो अमेरिका, देन उसके बाद ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, रशिया, और उसके अलावा एक और कंट्री जिसे हम देखेंगे वो होगा हमारा जर्मनी। तो बेसिकली इन 6 कंट्रीज ने ईरान के साथ डील की, और इसमें ईरान बोला कि ठीक है, अब से मैं अपना जो ये जो एनरिच्ड यूरेनियम है, यूरेनियम का जो एनरिचमेंट है, ये 3.6% से ज्यादा नहीं करेंगे। ईरान एग्री हो गया कि यूरेनियम का एनरिचमेंट हमारी कंट्री में 3.67% से ज्यादा नहीं किया जाएगा। उसके बाद यूएसए ने बोला ठीक है, आप अपनी शर्तें मानो, हम तुम्हारे ऊपर से सैंक्शंस हटाना शुरू करते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे कुछ और डेवलपमेंट हुई। 2018 में अगर हम देखें, 2018 की अगर हम बात करें तो 2018 में यूएस के जो प्रेसिडेंट थे ट्रंप,
प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या बोला कि हमें इस डील में कुछ फायदे का सौदा नजर नहीं आ रहा, हम इस डील से बाहर हो जाते हैं। बेसिकली तो यूएस ने ही सैंक्शंस लगाए, यूएस ने ही ये डील के लिए मनवाया। अब 2018 में यूएस से इस डील से बाहर हो रहा है कि नहीं, हम तो सैंक्शन ही ठीक है, हम नहीं मानते तुम्हारी बातों को और हम इस डील को नहीं मान रहे, तो यूएस इस डील से बाहर हो जाता है। 2018 में यूएस से इस डील से बाहर हो जाता है और जैसे ही यूएस से डील से बाहर हो जाता है तो कहीं ना कहीं ईरान को यह कहने का मौका मिल जाता है, ठीक है आप डील से बाहर हो रहे हो तो मैं भी आपकी इस शर्त को नहीं मानूंगा कि आपने जो बोला है 3.67% तक यूरेनियम को एनरिच करने की, ये शर्त को नहीं मानूंगा, अब मैं यूरेनियम को ज्यादा एनरिच करूंगा। इसी चक्कर में अगर हम देखें तो यूरेनियम ने अपने एनरिचमेंट को बढ़ाते हुए कहां तक लेके गया है, 20% एनरिच्ड यूरेनियम को 210 किलोग्राम तक वो बढ़ा लिया उसने। 3.67% तक रखना था लेकिन 20% तक कर लिया है और उसकी भी थोड़ी क्वांटिटी नहीं, 210 किलोग्राम 210 किलोग्राम क्वांटिटी उसकी उसने रख ली। अब इसी बीच में एक चीज और हुई जिसको हमें समझना है, जो एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है। अब ये सारी कहानी मैंने क्यों बताई है, क्योंकि इसी कहानी में से यूपीएससी 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। इसी ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन डील में से या फिर ईरान की न्यूक्लियर डील में से यूपीएससी में 2 बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो इसीलिए हमारे लिए इस पूरी कहानी को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसके बारे में और भी क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना बनी हुई है और ऊपर से अभी रिसेंट डेवलपमेंट हुई है तो और ज्यादा बन जाती है कि इसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और सिर्फ यूपीएससी नहीं, स्टेट पीसीएस भी इससे क्वेश्चंस पूछता है। अब हुआ क्या, उसी बीच में एक और टर्म आएगा जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। 2018 में जब यूएस से बाहर हुआ इस डील से तो उसके बाद बाकी कंट्रीज को मौका मिल गया कि यूरोप वाली कंट्री बोले कि नहीं ऐसे तो काम नहीं चलेगा, अगर वो अपने यूरेनियम का एनरिचमेंट को बढ़ाता है तो कहीं ना कहीं एक ऐसे हथियार बना सकता है जिससे बाकी देशों को खतरा हो। तो यूरोप के जो देश थे, बेसिकली 3 देश हमारे, कौन कौन से, हमारा एक तो यूके जिसको मैंने ब्रिटेन बोला, एक हमारा इसमें से फ्रांस और एक जर्मनी, ये 3 देशों ने मिलकर ईरान के साथ एक अलग से डील की। किस किसने, एक तो यूके हो गया, एक फ्रांस हो गया, एक जर्मनी, इन 3 देशों ने मिलकर ईरान के साथ फिर से एक डील की और उस डील में उनके साथ एक नया बार्टर सिस्टम डेवलप किया। बार्टर सिस्टम क्या होता है, लेन देन का जो सिस्टम होता है, बेसिकली जो बिजनेस में पैसों के थ्रू हो रहा था, उन्होंने बोला ठीक है पैसों के थ्रू नहीं करेंगे, आप हमें कुछ और आइटम दो, हम आपको कुछ और देंगे। तो बार्टर सिस्टम उन्होंने शुरू किया। उस बार्टर सिस्टम का नाम आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो हो जाता है इंस्ट्रूमेंट इन सपोर्ट ऑफ ट्रेड एक्सचेंजेस, यानी कि इंस्टेक्स। क्या होता है, इंस्टेक्स। तो ये इंस्टेक्स बार्टर सिस्टम कहां से आया था आपको पता होना चाहिए कि इसके डेवलपमेंट यहां से हमें दिखाई देती है। लेकिन ईरान ने इससे भी पीछे हट गया। ईरान बोला कि जिस चीज को लेके आप बार्टर सिस्टम को लेने की कोशिश कर रहे हो, फूड सिस्टम हुआ, मेडिसिन वगैरह हुए, इन चीजों के ऊपर तो यूएस ने हमारे ऊपर सैंक्शन ही नहीं लगाए हैं, तो तुम नया क्या कर रहे हो। इसलिए इस सिस्टम से ईरान भी पीछे हट गया था। तो हमारा जो डेवलपमेंट था, बेसिकली हमने समझने की कोशिश की। अभी रिसेंटली हमारे जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं, यूएस के जो नए प्रेसिडेंट हैं, जो बिडेन जिसे हम बोल रहे हैं, तो जो बिडेन ने एक अलग से फिर से पहल की है। बोल रहा है कि हम ईरान से फिर से इस डील में आने को तैयार हैं, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है, कि आपसे जो शर्त मनवाई गई थी, आपने जो हमसे वादा किया था कि आप यहां तक रहेंगे, इससे आगे नहीं बढ़ेंगे यूरेनियम एनरिचमेंट में, तो आप फिर से इस पे आ जाइए, हम फिर से आपके साथ डील करने को तैयार हैं, आपके ऊपर से सैंक्शंस हटाने को तैयार है। तो अभी रिसेंटली इसमें डेवलपमेंट हुई है। तो हमने इसकी पूरी कहानी समझी और इसको समझने की कोशिश की कि क्या क्या हो रहा है। अब इस कहानी में कई सारी चीजें ऐसी आई जो हमारी समझ के बाहर थी। जैसे सबसे पहली चीज तो आई यूरेनियम एनरिचमेंट, ये होता क्या है और 3.67 से 20% जाने में नुकसान क्या है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें समझनी है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले यूरेनियम एनरिचमेंट पढ़ना पड़ेगा। यूरेनियम एनरिचमेंट होता क्या है, बेसिकली अगर हम देखें, इससे मैं एक स्लाइड आगे जा रहा हूं पहले, ताकि आपको एक छोटी सी चीज क्लियर हो सके। क्या कि जो यूरेनियम मिलता है ना, यूरेनियम बेसिकली फ्यूल की तरह काम कर रहा है। एक हम कहें कि एक फिसाइल मटेरियल है। क्या है, एक फिसाइल मटेरियल है। और फिसाइल मटेरियल क्या होता है, जिससे फिशन पॉसिबल हो पाए। फिशन क्या होता है, किसी भी चीज का 2 हिस्सों में स्प्लिट होना, टूटना। तो यूरेनियम एक फिसाइल मटेरियल है। अब ये यूरेनियम जो है, जो नेचुरली जो यूरेनियम मिलता है, नेचुरल यूरेनियम जो मिलता है, उसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे अंदर
अलग अलग आइसोटोप्स मिलते हैं। अगर हम देखें तो इसमें, अब आइसोटोप भी आपके लिए नया है, इसको भी हम समझेंगे आज के उसमें आइसोटोप होता क्या है। तो बेसिकली जो नेचुरल यूरेनियम मिलता है उसके अंदर 99% तो यूरेनियम 238 होता है और 0.7% के आसपास यूरेनियम 235 आइसोटोप होता है। और हमारे लिए जो न्यूक्लियर फैसिलिटी में यूजेबल जो फ्यूल है वो कौन सा है? 235। कौन सा है? 235। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई। जो नेचुरल यूरेनियम मिल रहा है उसके दो बेसिकली अगर हम देखें अलग अलग आइसोटोप उसमें मिक्स होते हैं, आइसोटोप्स मिक्स होते हैं, उनमें से 99% यूरेनियम 238 होगा और 0.7% यूरेनियम 235 होगा। अब एनरिचमेंट क्या होता है? तो एनरिचमेंट को हम समझते हैं कि एनरिचमेंट बेसिकली क्या है कि यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235, इन दोनों में से यूरेनियम 238 की परसेंटेज थोड़ी सी कम कर दो तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? यूरेनियम 235 थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। उसी को हमने बोला यूरेनियम एनरिचमेंट। क्या बोला? यूरेनियम 238 की क्वांटिटी कम कर दो, 99% से थोड़ा कम कर दो, तो यूरेनियम 235 की परसेंटेज थोड़ी अपने आप बढ़ जाएगी, और वो बढ़ गई तो क्या हो गया? उसे हमने बोला यूरेनियम एनरिचमेंट। अब ये कैसे हो रहा है बहुत एग्जैक्टली हम समझेंगे, इसको बहुत बारीकी से हम समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली एनरिचमेंट प्रोसेस क्या है? इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ यूरेनियम 235। और यूरेनियम 235 को इंक्रीज कैसे करेंगे? थ्रू द प्रोसेस ऑफ आइसोटोप सेपरेशन। कैसे? कि जो हमारा जो नेचुरली ऑकरिंग यूरेनियम है उसमें से U238 को हटा दो, अब जो बच गया उसमें से 238 कम रह जाएगा, 235 उसके मुकाबले थोड़ा ज्यादा दिखेगा, तो क्या हुआ? एनरिच हो गया। क्या हुआ? यूरेनियम 235 एनरिच होगा। ये करते कैसे हैं? तो बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल पंप में डाल के करते हैं। ये सेंट्रीफ्यूगल पंप है, ठीक है, तो इस सेंट्रीफ्यूगल पंप में डाला जाता है। अब ये सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है? तो इसके लिए दो फोर्स का आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है। तो जब भी किसी चीज को आप घुमा रहे हो, जब भी कोई भी चीज आप घुमा रहे हो, उसमें जो बाहर की तरफ चीज को खींच रही है वो होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वहीं उसके अपोजिट भी एक फोर्स लगती है जो उस चीज को आपकी तरफ बांधे रखती है, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर है? यानी कि अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, ये सर्कल है, एक रस्सी आपने बांधी, ये गेंद यहां पे बांधी और इसको ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये गेंद बाहर जाने की कोशिश करेगी, और ये गेंद अगर बाहर जाने की कोशिश कर रही है तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है इसको तो हम बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और यही गेंद जो रस्सी से बांधे रखती है, जो अंदर आने की कोशिश करती है, तो अंदर की तरफ जो फोर्स लगा उसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, ये चीज दोनों में अंतर पता होना चाहिए। जब मैं बोल रहा हूं कि सेंट्रीफ्यूगल पंप है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कहीं ना कहीं रोटेट करके चीजों को बाहर फेंकने की कोशिश कर रहा है, बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा है। तो आपने भी देखा कि ये यहां से अगर हम यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस जब हम डालेंगे तो यहां से क्या होगा? ये रोटेट करना शुरू होगा, और जब तेजी से कोई चीज रोटेट होती है तो चारों तरफ ऐसे फैल जाती है। कहीं ना कहीं बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, और जो बाहर वाला फोर्स है वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। और उसमें क्या होगा? इससे जब ये तेजी से घूमेगी तो इसमें से जो यूरेनियम 238 के पार्टिकल्स हैं वो अलग होकर बाहर निकल जाएंगे। यूरेनियम 238 के पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? यूरेनियम 238 के पार्टिकल्स अलग हो जाएंगे। और इसमें से, सॉरी मैंने गलत आपको बोला कि यूरेनियम 235 के आर्टिकल वो जो लाइट होता है, क्योंकि 238 हैवी हो गया। कैसे हैवी हुआ उसको भी हम समझेंगे कि 238 हैवी क्यों है, 235 लाइट क्यों है। ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखें तो 235 आपका लाइट हो जाएगा, तो जो लाइट आइटम है वो हमेशा ऊपर की तरफ आएगा, तो 235 को हम ऊपर उठा लेंगे। और यहां पे अगर हम देखें तो 238 को अलग कर दिया हमने 235 से, और यही हमारी एनरिचमेंट प्रोसेस थी। इसी को हम और अच्छे से समझने की कोशिश करें तो बेसिकली जब हमने अलग किया तो क्या किया? तो बेसिकली अगर हम देखें ये पूरा एक इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसी को हम थोड़ा सा बड़ा करके समझने की कोशिश करते हैं। अब हो क्या रहा है, अगर मैं लूं कि ये हमारा पूरा एक यूरेनियम का एक पार्टिकल है, उसके अंदर ये जो आपको ग्रीन डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये ग्रीन डॉट्स तो हमारे क्या हो जाएंगे? यूरेनियम 238। ये जो ब्लू डॉट है, और ये ब्लू क्या हो जाएगा? ब्लू हमारा यूरेनियम 235। अगर मुझे इसे एनरिच करना हो तो मैं क्या करूंगा? ग्रीन डॉट हटा देता हूं,
ग्रीन डॉट हटा दिया तो उसके मुकाबले हमें ब्लू ज्यादा दिखाई देगा। तो जब ब्लू ज्यादा हो गए, ग्रीन उतने ही रहे, तो उसको हमने बोला एनरिचमेंट। क्या बोला? यूरेनियम का एनरिचमेंट, U-235 का एनरिचमेंट बोला। तो ये चीज आपको समझ में आई इस चीज से। अब उसके बाद अगर हम देखें, उसके बाद इसमें से कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें समझनी है कि बेसिकली जब हम कर रहे हैं इसको, जब एनरिचमेंट कर रहे हैं तो हो क्या रहा है, एनरिचमेंट की प्रोसेस में हो क्या रहा है। तो एनरिचमेंट की प्रोसेस में हमारा U-235 बढ़ रहा है। उसके बढ़ने से क्या हुआ कि जो नेचुरली ऑकरिंग है वो हमारे किसी काम का नहीं है। जहां पे 0.7% U-235 है वो हमारे किसी भी काम का नहीं है। तो हमारे काम का कब होगा? हमारे लिए वो न्यूक्लियर फ्यूल तब बनेगा जब 3 से 5% हमारा U-235 हो। कितना हो? 3 से 5% यूरेनियम 235 आइसोटोप हो तो ही वो हमारे लिए न्यूक्लियर फ्यूल का काम का है। तो एनरिचमेंट तो हमें करना पड़ेगा, नेचुरली ऑकरिंग का एनरिचमेंट तो करना पड़ेगा, लेकिन किस हद तक कर सकते हैं वही हमें समझना है। तो 3 से 5% अगर हम करें तो उसको हम एज ए न्यूक्लियर पावर प्लांट के फ्यूल के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उससे आगे बढ़ाते हैं, यहां से 5% से आगे बढ़ाया, हमने 20% तक इसको एनरिच कर लिया, तो इसको हम कहां यूज कर सकते हैं? इसको हम रिसर्च रिएक्टर यूज में कर सकते हैं। न्यूक्लियर का जो रिसर्च के जो रिएक्टर्स हैं वहां यूज होने लायक हो जाता है। और वहीं 20% से जब उसको बढ़ा देते हैं तो 90% जब यूरेनियम 235 हो जाता है, ये हमारा वेपन ग्रेड यूरेनियम बन जाता है। क्या बन जाता है? वेपन ग्रेड यूरेनियम। तो यहां पे अगर हम देखें ज्यादा एनरिचमेंट हो रहा है तो हम वेपन की तरफ हम चलते जा रहे हैं। तो इसीलिए एनरिचमेंट से खतरा है। अब दिक्कत कहां आई? हमने बोला कि यूरेनियम 20% एनरिच कर लिया है, किसने? ईरान ने। अब इसमें दिक्कत कहां है? दिक्कत यहां है कि हमें इस यहां से लेके 0.7 से लेके 5% में सबसे ज्यादा मेहनत लगती है। एनरिच करने में सबसे ज्यादा मेहनत हमें कहां लगती है? 5% से 0.7 से 5% जाने में 80% मेहनत तो हमारी इसी में लगती है। उसके बाद आगे करने के लिए हमें ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। यहां से यहां भी थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन 20% से 90% करने के लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है और बहुत जल्दी यहां से यहां पहुंचा जा सकता है। इसीलिए खतरे की बात है, इसीलिए यहां तक रोका जाता है, क्योंकि यहां से अगर यहां तक पहुंचना है, 90% एनरिचमेंट तक पहुंचना है तो टाइम लगे। लेकिन जब आप 20% तक पहुंच गए तो 20 से 90 में ना तो ज्यादा मेहनत लगने वाली, ना ज्यादा टाइम लगने वाला। तो इसीलिए 20 से 90% कभी भी जाया जा सकता है। तो वेपन ग्रेड की तरफ कभी भी जाया जा सकता है। इसीलिए कहां रोका गया? और ईरान को रोका गया 3.67% पे। समझ में आई कहानी कि 3.67% पे क्यों रोका गया? ताकि वो वेपन ग्रेड की तरफ ना जाया जा सके, क्योंकि मेहनत, एक्चुअल मेहनत यहीं तक लग रही है 5% तक। 20% तक भी थोड़ी बहुत मेहनत है, लेकिन 20 से 90 करने के लिए कोई मेहनत नहीं चाहिए, कोई ज्यादा एफर्ट नहीं चाहिए, कोई ज्यादा टाइम नहीं चाहिए, ताकि वो वहां तक ना पहुंच पाए। तो ये चीजें हमें समझनी चाहिए कि कहां पे क्या क्या यूज हो रहा है। और यही चीज मैंने यहां पे लिखी है कि वेपन ग्रेड करना हो तो 90% एनरिच चाहिए, और वहीं पे रिसर्च रिएक्टर में यूज करना हो तो 20% एनरिच चाहिए। और टाइम का भी और एफर्ट का भी मैंने बता दिया कि जैसे जैसे हम परसेंटेज बढ़ाएंगे तो एफर्ट्स हमारे उतने ही कम लगने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए ईरान को वहां रोका गया था। तो इसके जरिए हमने एनरिचमेंट प्रोसेस को समझने की कोशिश की, और एनरिचमेंट प्रोसेस के साथ साथ हमने ये भी समझने की कोशिश की कि उसको 3.67% पे क्यों रोका गया। अब जब हम ईरान की बात कर ही रहे हैं, उसके न्यूक्लियर रिएक्टर्स की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर एनरिचमेंट की बात कर रहे हैं, तो उनके बेसिकली देख भी लेते हैं कहां कहां पे कर रहा है। और ये फैसिलिटीज, जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज ईरान की हैं, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूज में चर्चा में बनी हुई है। तो ये बड़े ही हम कह सकते हैं कि एक हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स हो जाते हैं यूपीएससी के लिए। इस तरह की लोकेशंस को पूछ लेना कि ये लोकेशन बताइए कहां पे है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारी नातांज न्यूक्लियर फैसिलिटी बहुत चर्चा में थी अभी पीछे, और चर्चा में थी तो कभी भी पूछा जा सकता है कि नातांज न्यूक्लियर फैसिलिटी कहां पे है। तो आपको पता होना चाहिए कि नातांज न्यूक्लियर फैसिलिटी ईरान में है। तो इसी के साथ साथ हम इसके बाकी भी देख लेते हैं। नातांज तो है ही, और उसके साथ साथ फोर्दो जिसे हम बोल रहे हैं, तो फोर्दो भी यहीं पे है। इसके बाद अगर हम देखें, एक हैवी वाटर रिएक्टर भी है इसका अरक में।
ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये 3 चीजें हमें इसके बारे में पता होनी चाहिए। न्यूक्लियर, एक तो बेसिकली हैवी वाटर रिएक्टर, और दूसरा हमें क्या क्या पता होना चाहिए, इसकी यूरेनियम की जो एनरिचमेंट फैसिलिटी है, जिसे हम न्यूक्लियर फैसिलिटी भी बोल रहे हैं। यूरेनियम को एनरिच करने के जो प्लांट्स हैं कहां कहां हैं, एक तो नातांज हो गया और एक फोर्दो हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी लोकेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। कहां पे, तो ईरान में है। क्लियर है। उसके अलावा अगर हम देखें, हमने हमारे पिछले अगर हम देखें एक प्रीलिम्स अफेयर्स में हमने ईरान को 6 बार पोर्ट हमने कवर किया था, और इसके 6 बार पोर्ट को कवर करने की कोशिश की थी। तो वहां यहां पे मैं उसको डिस्कस नहीं करूंगा, बस आइडिया दे देता हूं 6 बार पोर्ट हमारा ईरान में है। इसके अलावा एक और चीज है जो हमने वहां डिस्कस नहीं की थी, वो क्या है, बेसिकली अगर आप देखेंगे यहां पे इस एरिया में आपको एक फरजद बी गैस ऑयल फील्ड दिखाई देगा। यहां पे नहीं है, बेसिकली इस एरिया में हमारा फरजद बी गैस ऑयल फील्ड है, और ये भी हमारे इंडिया से रिलेशन में कुछ ना कुछ इसमें था, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जानना कि फरजद बी गैस ऑयल फील्ड कहां पे है। तो ये यहां पे है, किस लिए चर्चा में था, थोड़ा सा उसका जिक्र भी कर लेते हैं। बेसिकली क्या था, यहां पे गैस वगैरह है, एक गैस का बड़ा भंडार है यहां पे। ये ढूंढा था किसने, ये ढूंढा था हमारी इंडिया की ONGC ने। ONGC ने इसको ढूंढने में मदद की थी, और ONGC ने जब ढूंढने की मदद की, अभी अगर हम देखें रिसेंटली ONGC को इस फैसिलिटी से बाहर कर दिया गया है कि नहीं तुम बहुत लेट कर रहे हो, डिले कर रहे हो, इसीलिए अब ईरान बोल रहा है कि नहीं, अभी हम गैस फील्ड को खुद ही डेवलप करेंगे। पहले तो ONGC की मदद ली, ONGC ने ढूंढा, और उसके बाद ONGC को इससे बाहर कर दिया गया है। अब बोला है ईरान ने कि हम इसे खुद ही करेंगे। तो ये भी हमारे लिए अगर हम देखें तो हमारे इंटरनेशनल रिलेशन में ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसकी लोकेशन जानना भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये कहीं ना कहीं ईरान में हमें दिखाई देता है। क्लियर है। इतनी चीजें हमें इसके बारे में पता होनी चाहिए। अब जब हम न्यूक्लियर रिएक्टर की बात कर रहे हैं, हमने न्यूक्लियर रिएक्टर की बात की कि न्यूक्लियर रिएक्टर में हमारा यूरेनियम फ्यूल यूज हो रहा है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में जान लेना हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। स्टेट PSC तो इसके पीछे पागल होकर पड़ा रहता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या, बेसिकली अगर हम देखें न्यूक्लियर फ्यूल कौन सा यूज होता है, मॉडरेटर कहां यूज करते हैं, कंट्रोल रोड्स में क्या यूज होता है। तो ये छोटी छोटी जानकारियां बहुत पूछी जाती है। न्यूक्लियर फ्यूल का क्वेश्चन तो UPSC ने 2020 में पूछा था। 2020 में UPSC ने पूछा था कि IAEA जो हमारी एजेंसी है वो कौन कौन से फ्यूल्स को कंट्रोल कर रही है, तो उसमें बेसिकली ये न्यूक्लियर फ्यूल्स के बारे में ही पूछा गया था। तो 2020 में हमें इसका क्वेश्चन दिखाई देता है, और स्टेट PSCs तो बहुत बार पूछ चुकी है। मॉडरेटर में क्या क्या यूज होता है, कंट्रोल रोड में क्या यूज करते हैं, एज ए कूलेंट क्या यूज करते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्टर की बहुत बेसिक जानकारी हमें होनी चाहिए। तो हम न्यूक्लियर रिएक्टर की जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। तो है क्या न्यूक्लियर रिएक्टर? अगर हम न्यूक्लियर रिएक्टर को समझने की कोशिश करें तो न्यूक्लियर रिएक्टर है क्या चीज? तो न्यूक्लियर रिएक्टर बेसिकली न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज होने वाला उसका मेन कंपोनेंट है। मेन कंपोनेंट है किसका? न्यूक्लियर पावर प्लांट का। न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या है? तो न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या है? जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। कैसे जनरेट करते हैं? किसको यूज करके? न्यूक्लियर पावर को यूज करके। न्यूक्लियर पावर को कैसे? क्योंकि न्यूक्लियर पावर में हम किसको यूज कर रहे हैं? इसके न्यूक्लियर फ्यूल को यूज करेंगे, और इसमें से क्या रिएक्शन होगा? इसमें से हम यूज कर रहे हैं फिशन रिएक्शन। कौन सा? तो बेसिकली अगर हम देखें तो फिशन रिएक्शन हम यूज करते हैं। फिशन क्या होता है उसके ऊपर भी आएंगे कि फिशन रिएक्शन होता क्या है। तो फिशन रिएक्शन को यूज करके हम क्या कर रहे हैं? न्यूक्लियर पावर जनरेट कर रहे हैं। इससे हमारी थर्मल एनर्जी जनरेट हो रही है, और इस थर्मल एनर्जी से हम क्या करेंगे? थर्मल एनर्जी से स्टीम में कन्वर्ट करेंगे वाटर को, और उस स्टीम से यूज करके हम टरबाइन को घुमाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी हमारी जनरेट होगी। क्लियर है? तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का हमारा काम चल रहा है थ्रू अ न्यूक्लियर पावर प्लांट, और इसी न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो सबसे मेन कंपोनेंट है वो है हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर। और ये न्यूक्लियर रिएक्टर क्या करता है? इसी के अंदर हम न्यूक्लियर फ्यूल डालते हैं, जिसे हमने यूरेनियम एनरिचमेंट अभी पढ़ा। तो यूरेनियम 235 जो होता है इसी न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर यूज होता है, उसके कैप्सूल्स इसके अंदर यूज होते हैं।
ठीक है, तो यहां पे इसका फ्यूल यूज हुआ और इसी न्यूक्लियर रिएक्टर के कारण, क्योंकि फिशन जब होता है तो वो अनकंट्रोल्ड होता है, कितना भी वो स्प्लिट होता रहेगा, उसका कोई अंत तो है नहीं। तो बेसिकली उसी रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए ही इसी में अगर हम कहें न्यूक्लियर रिएक्टर की मदद की जाती, न्यूक्लियर रिएक्टर की मदद ली जाती है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर क्या कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है, उसको बनाए रख सकता है और उस रिएक्शन को स्टॉप भी कर सकता है। अब जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाते हैं कि इसमें फ्यूल कौन कौन से यूज होते हैं, हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट में या न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन कौन से फ्यूल यूज किए जाते हैं। तो फ्यूल हमें पता होने चाहिए, और सिर्फ ये नहीं पता होना चाहिए कि यूरेनियम यूज होता है, यूरेनियम का कौन सा आइसोटॉप हमारा यूज होता है, क्योंकि एक बार एक पीसीएस में एग्जाम में मैंने देखा था कि इसके आइसोटॉप से पूछा गया था क्वेश्चन कि यूरेनियम 235 होता है, 236 होता है, 237 या 238 या 239 कौन सा यूज होता है। तो आइसोटोप हमें पता होने चाहिए कि कौन सा आइसोटोप हमारे इसके फ्यूल के लिए यूज में आता है। तो यूरेनियम 238 तो देखा वो फिशनेबल नहीं है, तो वो तो होता नहीं। हम क्या करते हैं, यूरेनियम 235 एनरिच्ड होता है वो। तो बेसिकली कौन सा यूजेबल है, यूरेनियम 235। यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239, थोरियम 232 और यूरेनियम 233, ये हमारे बेसिकली यूज होते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा गया था ट्रिकी, बेसिकली यूरेनियम 235 तो हमारा नेचुरली ऑकरिंग है, जो फिशनेबल है, जो अपने आप ही फिशन रिएक्शन शुरू कर सकता है। यूरेनियम 235 अपने आप फिशन रिएक्शन शुरू कर सकता है, लेकिन बाकी आइसोटॉप्स में फिशन रिएक्शन शुरू करवाने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है। तो क्या करना पड़ता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो हमें करना पड़ता है न्यूट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट, उसके ऊपर न्यूट्रॉन्स फेंके जाते हैं जोर जोर से ताकि वो रिएक्शन चालू हो सके। क्या करेंगे, न्यूट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट, और यही पूछा गया था। और इसमें ऑप्शंस दिए गए थे, न्यूट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट, प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का, किसका करेंगे। ठीक है, तो यहां पे न्यूट्रॉन बॉम्बार्डमेंट से हम इस फिशन रिएक्शन को चालू करते हैं, ये आइडिया हमें होना चाहिए। अब उसके बाद अगर हम देखें तो इस न्यूक्लियर रिएक्टर के अगर हम थोड़ा सा डायग्राम्स की मदद से इसे समझने की कोशिश करें तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमें समझ में आएंगे। तो बेसिकली हो क्या रहा है, इसमें दो कुछ मेन कंपोनेंट्स हैं जो हम यूज कर रहे हैं। एक तो यूज करते हैं मॉडरेटर, एक यूज करते हैं हम कूलिंग वाटर या फिर कूलेंट, जिसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कूलेंट बोलेंगे, या फिर उसके आगे हम बोलेंगे कंट्रोल रॉड। और यही चीजें हमसे एग्जाम में पूछी जाती हैं कि एज ए मॉडरेटर हम क्या यूज करेंगे। अब ये मॉडरेटर काम क्या होता, इसका काम क्या होता है, तभी तो हमें पता लगेगा इसमें यूज क्या करना है। तो मॉडरेटर का काम क्या होता है, जो हमारी फिशन की जो रिएक्शन हो रही है ना, फिशन की जो रिएक्शन हो रही है, तो उसमें क्या हो रहा है, न्यूट्रॉन्स बहुत फास्ट जनरेट होते हैं। क्या हो रहे हैं, न्यूट्रॉन्स जनरेट हो रहे हैं बहुत फास्ट। उसको स्लो करने के लिए, जो न्यूट्रॉन्स के जनरेशन की जो स्पीड है उसे स्लो करने के लिए हम यूज करते हैं मॉडरेटर। क्या करते हैं, मॉडरेटर। और इस मॉडरेटर में क्या क्या यूज करते हैं वो भी हमें आइडिया होना चाहिए। तो मॉडरेटर में हम क्या यूज करते हैं, यही सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। हैवी वाटर यूज करेंगे, ग्रेफाइट यूज कर सकते हैं, बेरिलियम यूज कर सकते हैं, या फिर बेरिलियम ऑराइड यूज कर सकते हैं। तो यही हमारे एग्जाम में ऑप्शंस में पूछे जाते हैं कि मॉडरेटर में इनमें से क्या यूज करेंगे। अब आपको दे देंगे कैडमियम यूज करेंगे कि ग्रेफाइट यूज करेंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए पता होना चाहिए कि मॉडरेटर में हमारा ग्रेफाइट यूज होता है, कैडमियम हमारा कंट्रोल रॉड में यूज होता है। क्यों यूज होता है, क्योंकि उसका पर्पज अलग है। क्या है कंट्रोल रॉड का पर्पज, तो कंट्रोल रॉड का पर्पज क्या है कि जितने भी अगर हम देखें जो न्यूट्रिएंट्स हैं, अगर हमें स्लो डाउन करना है तो हम कर रहे हैं मॉडरेटर, लेकिन हमें उस रिएक्शन को कम करना है, रिएक्शन की स्पीड को कम करना है, तो हम क्या करेंगे, तो हम कंट्रोल रॉड यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, ये कंट्रोल रॉड करते क्या है, इन न्यूट्रॉन्स को, जो भी न्यूट्रॉन जनरेट हो रहे हैं, ये तो स्लो कर रहे हैं, इन न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करते हैं ताकि उसको कंट्रोल किया जा सके, रिएक्शन को बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ ना जाए न्यूट्रॉन्स। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम कंट्रोल रॉड लेके जाते हैं। उससे क्या होगा, ये न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं, कंट्रोल रॉड बेसिकली न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने का काम करती है, उसको खींच लेती है। तो इन कंट्रोल रॉड से क्या कर रहे हैं हम, बेसिकली उसको एब्जॉर्ब करने का काम कर रहे हैं। और इसके लिए क्या क्या यूज करेंगे, तो कंट्रोल रॉड में हम यूज करते हैं कैडमियम, बोरॉन या स्टील रॉड्स, जिसको हमने क्या बोला, बेसिकली इंडियम कैडमियम और बोरॉन कार्बाइड
रॉड भी हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ यूज किया जाता है। इससे क्या क्या कर सकते हैं, एक तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं रिएक्शन को, दूसरा अगर हमें रिएक्शन को बिल्कुल बंद करना है तो भी हम कंट्रोल रॉड की मदद से कर सकते हैं। जितना ज्यादा इंसर्ट करेंगे उतना ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, और बिल्कुल सारे एब्जॉर्ब कर लिए तो रिएक्शन अपने आप बंद हो जाएगी। तो रिएक्शन को बंद करने का काम भी हमारा किसका होता है, कंट्रोल रॉड का होता है। अब बेसिकली इसमें हीट जनरेट होती है, थर्मल एनर्जी जनरेट होती है ताकि स्टीम बन सके वाटर का, ताकि ये टरबाइन को घुमाया जा सके और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो। अब ये स्टीम तो बन गई, थर्मल एनर्जी तो हो गई। अब थर्मल एनर्जी जहां जनरेट हो रही है वो बहुत ज्यादा गर्म ना हो जाए, इसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो हमें कूलेंट भी रखना पड़ता है। तो कूलेंट में हम क्या यूज कर रहे हैं, तो कूलेंट में हम जनरली वाटर या फिर हैवी वाटर को ही यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, नॉर्मल वाटर हो गया या हैवी वाटर को ही हम इसमें ज्यादातर यूज करते हैं। हीलियम को भी यूज किया जाता है कई बार यहाँ पे। किसको, हीलियम को भी यहाँ पे यूज किया जाता है। इतनी चीजें इसके बारे में पता होनी चाहिए। अब मैं कई देर से फिशन रिएक्शन बात कर रहा हूं। ये फिशन रिएक्शन है क्या, और फिशन रिएक्शन कुछ है तो फ्यूजन रिएक्शन के बारे में भी जानना जरूरी हो जाता है। तो फिशन क्या है, बेसिकली अगर हम फिशन की बात करें तो फिशन में होता क्या है, एक कोई भी बड़ा एटम जब दो चीजों में स्प्लिट हो जाए, ये बड़ा एटम आया और ये दो चीजों में स्प्लिट होके इसने एनर्जी रिलीज की, तो यह है फिशन। वहीं के इसका अपोजिट अगर हम देखें, कोई दो छोटे एटम मिलके जब एक एटम बना ले, कोई दो छोटे मिलके एक बना ले, एक मॉलिक्यूल या एटम कुछ भी बना ले, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्यूजन। समझ में आया फिशन और फ्यूजन में अंतर, एक से दो हो रहे हैं, एक टूट रहा है अलग अलग में तो फिशन है, और जब दो मिल रहे हैं और एक हो रहे हैं तो वो होता है फ्यूजन। फिशन का तो हमने देखा न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूरेनियम 235 में बड़ा यूज है, और यूरेनियम 235 की प्रॉपर्टी ये है कि वो स्प्लिट हो जाता है इजीली, तो इसीलिए वो फिसाइल मटेरियल है या फिशन रिएक्शन इजीली कर सकता है। फ्यूजन का कोई एग्जांपल आपको दिखाई देता है तो बिल्कुल, और एग्जाम में भी पूछा जाता है कि सन में कौन सी रिएक्शन चलती है, तो सन के अंदर हमारी जो रिएक्शन चलती है वो चलती है फ्यूजन रिएक्शन, जहां पे दो हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम बनाते हैं, तो बेसिकली ये क्या हो रहा है, दो मिलके एक बना रहे हैं, तो क्या हुआ, फ्यूजन। तो सन में क्या यूज हो रहा है, तो सन में हमारा फ्यूजन यूज हो रहा है। और बाकी अगर हम देखें तो फिशन कहां यूज हो रहा है, हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूज हो रहा है। अभी धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली अगर हम देखें तो ज्यादा एनर्जी फ्यूजन में मिलती है। ज्यादा एनर्जी कहां डेवलप होती है, फ्यूजन में। तो हम कहीं ना कहीं फिशन वाले से लेके फ्यूजन रिएक्टर्स की तरफ डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फ्यूजन रिएक्टर में उसको कंट्रोल कर पाना, फ्यूजन रिएक्शंस को कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए अभी तक साइंटिस्ट इसमें लगे हुए हैं, और अगर ये हो जाता है तो कहीं ना कहीं हम एक आर्टिफिशियल अपने यहाँ पे एनर्जी का ऐसा सोर्स बना लेंगे जो नेवर एंडिंग रहेगा, और जिससे पूरे अर्थ की एनर्जी की पूर्ति जिससे हो सकेगी। तो कहीं ना कहीं हम इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं फिशन और फ्यूजन में। तो इसीलिए आपको दो चीजों में अंतर भी पता होना चाहिए कि एटॉमिक बॉम्ब, जिसे हम न्यूक्लियर बॉम्ब भी बोलते हैं, और हाइड्रोजन बॉम्ब में क्या अंतर होता है। एटॉमिक बॉम्ब जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब बोला, और वहीं पे अगर हम हाइड्रोजन बॉम्ब की बात करें, थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब, क्या अंतर है, तो इन दोनों में अंतर भी पूछा जा रहा है। तो क्या अंतर होता है, एटॉमिक बॉम्ब जिसे हम न्यूक्लियर बॉम्ब बोल रहे हैं, तो न्यूक्लियर किस पे काम कर रहा है, फिशन पे। तो जहां पे फिशन की रिएक्शन का यूज किया जा रहा है, जहां पे एक एटम दो अलग अलग उसमें स्प्लिट हो रहा है, वो होता है एटम बॉम्ब या फिर एटॉमिक बॉम्ब या न्यूक्लियर बॉम्ब। वहीं पे जहां फ्यूजन का यूज करते हैं वो है हमारा हाइड्रोजन बॉम्ब, और उसी को हमने बोला थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब। क्लियर है दोनों चीजें। अब इसमें अगर हम देखें एटम बॉम्ब की बात करें, एटॉमिक बॉम्ब की बात करें, तो ये एटॉमिक बॉम्ब कहां से शुरू हुए, और एटॉमिक बॉम्ब या फिर एटम बम या न्यूक्लियर बॉम्ब सुनते ही आपके दिमाग में नागासाकी और हिरोशिमा कहीं ना कहीं आ जाते होंगे। और नागासाकी, हिरोशिमा हमारे क्वेश्चन पेपर के हिसाब से, क्वेश्चंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें भी थोड़ा बहुत जितना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उतना जान लेना हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जरूरी हो जाता है। ये हमारा हाइड्रोजन फ्यूजन से, एटम बॉम्ब फिशन से, तो इसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है।
तो ये ज्यादा नुकसानदायक होता है। इन दोनों में अगर पूछा जाए कि नुकसानदायक कौन सा है, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया जब फ्यूजन रिएक्शन होता है उसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, तो इन दोनों में कंपेयर करें तो ये ज्यादा नुकसानदायक होता है। तो अगर बाई चांस जब नागासाकी और हिरोशिमा पे जो बॉम्ब गिराए गए होते वो इसकी जगह पे ये होते, तो कम से कम 100 गुना से ज्यादा नुकसान होता, 100 गुना से भी ज्यादा नुकसान हुआ होता। तो यहाँ पे एटॉमिक बॉम्ब गिराए गए थे, कौन कौन से, तो वो हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कहां पे गिराए थे, नागासाकी और हिरोशिमा। वर्ल्ड वॉर 2 का एंड यही माना जाता है। पहले 6 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त 1945 को पहला बॉम्ब गिरा था जिसका नाम था लिटिल बॉय। इन बॉम्ब्स के बेसिकली कोड नेम्स भी पूछे जाते हैं कि इनके कोड नेम क्या थे। तो 6 अगस्त 1945 को जो पहला बॉम्ब गिरा, कहां पे गिरा, तो ये हिरोशिमा पे गिरा था। लिटिल बॉय जिसका नाम था, क्या नाम था इसका, लिटिल बॉय। क्या था, न्यूक्लियर बॉम्ब या एटॉमिक बॉम्ब कह सकते हो, फिशन रिएक्शन पे काम कर रहा है, यूरेनियम फिशन पे इसने काम किया था। उसी के जस्ट 3 दिन के बाद यानी कि 9 अगस्त को, 9 अगस्त 1945 को दूसरा बॉम्ब भी अमेरिका ने जापान के ऊपर गिराया, लेकिन इस बार सिटी दूसरी थी। तो इस बार सिटी कौन सी थी, नागासाकी। और इसके ऊपर कौन सा बॉम्ब गिराया था, उसका कोड नेम क्या था, उसका कोड नेम था फैटमैन। एक था लिटिल बॉय और एक था फैटमैन। तो इन दोनों के बारे में हमें पता होना चाहिए इनका कोड नेम क्या था। अब इसके अलावा एक और चीज पूछी जाती है एटॉमिक बॉम्ब से रिलेटेड, एटम बॉम्ब से रिलेटेड। ये एटम बॉम्ब की शुरुआत कहां से हुई, ये बना कहां से, तो अमेरिका ने इसको बनाने की शुरुआत की। अमेरिका ने इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया कि एटम बॉम्ब कैसे बनेगा। तो उसका जो रिसर्च का जो नाम था ना, जो उसने कोड नेम दिया था अपने रिसर्च को, तो उसको क्या बोला जाता है, बेसिकली मैनहट्टन प्रोजेक्ट बोला जाता है। किसको, जो उसने एटॉमिक बॉम्ब रिसर्च के लिए जो प्रोजेक्ट चलाया था उसका नाम क्या था, मैनहट्टन प्रोजेक्ट। तो मैनहट्टन प्रोजेक्ट भी पता होना चाहिए किससे रिलेटेड है, एटॉमिक बॉम्ब के रिसर्च से रिलेटेड है। और जब उन्होंने फर्स्ट टाइम इसको बनाने के बाद उसका ट्रायल किया, मैनहट्टन प्रोजेक्ट में एटम बॉम्ब बनाने के बाद जो फर्स्ट टाइम ट्रायल किया गया था, उस ट्रायल का नाम था ट्रिनिटी टेस्ट। क्या नाम था, ट्रिनिटी टेस्ट। और उसमें जो एटम बम फोड़ा गया था उसका कोड नेम था गैजेट। उस एटम बॉम्ब का नाम था गैजेट। तो इतनी चीजें हमें एटम बॉम्ब के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो पता होनी चाहिए। ये हमने देखा फिशन के बारे में। अब हमारा बचता है फ्यूजन। और फ्यूजन में मैंने बताया कहां पे होता है, बेसिकली सन में रिएक्शन होता है फ्यूजन का, जहां पे 2 हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम बना रहे हैं, तो वहां पे हो रहा है। अब ऐसे इसी तरह का, जैसा सन एक एनर्जी का सोर्स है, इसी तरह के एनर्जी का सोर्स बनाने के लिए हमारे साइंटिस्ट भी खूब इसमें हम कह रहे हैं कि प्रयास कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे उसी प्रयास को अगर हम देखें तो उसको उन्होंने नाम दिया, जो आर्टिफिशियल सन बनाने का जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसको उन्होंने नाम दिया इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। तो इस तरह का रिएक्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो बेसिकली फ्यूजन रिएक्शन पे काम करे। कौन सी पे, फ्यूजन रिएक्शन पे काम करे। और ये है क्या, ये अगर हम इसको देखें तो टोटल 35 नेशंस, 35 देश एक साथ मिलके इसमें 1985 में इन्होंने शुरू किया। और बेसिकली कहां पे बेस्ड है, फ्रांस में बेस्ड है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए क्या इंडिया इसका पार्ट है, बिल्कुल पार्ट है, इंडिया भी इसका एक पार्ट है। और इंडिया की तरफ से अगर हम देखें तो कौन है, इंडिया की तरफ से L&T जो हमारी जो कंपनी है, लार्सन एंड टूब्रो जो हमारी कंपनी है, ये इसमें हिस्सा ले रही है। क्रायोस्फेयर जो बनाया जा रहा है बेसिकली, तो वो इंडिया की तरफ से बनाया जा रहा है, वो L&T बना रही है। ठीक है, तो इंडिया भी इसमें हिस्सा ले रही है। अब इसी आर्टिफिशियल सन को, इसको इन्होंने बोला कि आर्टिफिशियल सन की तरह, क्योंकि सन भी क्या कर रहा है, फ्यूजन प्रोसेस है और बड़ी एनर्जी का सोर्स है, ये भी बड़ी एनर्जी का सोर्स बनेगा, तो इसको हमने आर्टिफिशियल सन बोला। इसी आर्टिफिशियल सन को अगर हम देखने की कोशिश करें तो पहले भी किसी ने बनाने की कोशिश की, बिल्कुल की। अगर हम देखें तो यहाँ पे साउथ कोरिया का एक रिएक्टर दिखाई देगा जिसका नाम है के स्टार रिएक्टर। ये मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इनके नाम डाल दिए कि के स्टार रिएक्टर कौन से देश का है। तो के स्टार रिएक्टर हमारे साउथ कोरिया का। और वहीं पे चाइना का भी एक रिएक्टर है जिसके हम बोलेंगे HL2M टोकामक रिएक्टर, HL2M टोकामक रिएक्टर। ठीक है, ये हमें 2 पता होने चाहिए किसके हैं। इसके अलावा चाइना में एक और है जिसको ईस्ट बोला जाता है, ईस्ट यानी कि एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामक।
एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपरकंडक्टिंग टोकामक। तो ये भी एक तरह का फ्यूजन रिएक्टर ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है ये जो ईस्ट है ये हमारे ITER का ही पार्ट है, यानी कि इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर का ही पार्ट है। क्लियर है? इतनी चीजें हमें इसके बारे में पता होनी चाहिए जो हमारी रिसेंटली न्यूज में भी चल रही है, तो इनके बारे में पूछे जाने की संभावना उतनी ही मजबूत हो जाती है। जब हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो हम इंडिया के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को कैसे छोड़ सकते हैं, तो इंडिया के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो कितने हैं टोटल? अभी तक 7 हमारे यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। उनकी लोकेशंस के बारे में बहुत बार पूछा गया, उनकी लोकेशंस को मैच द फॉलोइंग में या फिर डायरेक्टली भी पूछा गया कि ये कहां पे है, ये कहां पे है, तो इसलिए इनके बारे में पता होना चाहिए। तो टोटल 7 हैं। शुरुआत करें अगर हम यूपी से, तो यूपी में है नरोडा यूपी में। उसके बाद अगर हम आए राजस्थान में रावतभाटा। उसके बाद अगर हम गुजरात में देखें तो गुजरात में हमें क्या दिखाई देगा? काकरापार, गुजरात में काकरापार। और उसके बाद महाराष्ट्र में तारापुर दिखाई देगा। फिर उसके बाद कर्नाटका में आए तो कर्नाटका में हमें कैगा दिखाई देगा। कौन सा? कैगा। और तमिलनाडु में दो आपको दिखाई देंगे। कौन कौन से? एक तो कल्पक्कम और एक कुडानकुलम। अभी रिसेंटली 2019 में एक साइबर अटैक हुआ था कुडानकुलम में। यहां पे किसी, अगर हम देखें, एक कंप्यूटर इनका कॉम्प्रोमाइज हो गया था, तो कहीं ना कहीं साइबर अटैक हमने देखा था। अब कुडानकुलम के बारे में एक और चीज आपको पता होनी चाहिए कि जितने भी रिएक्टर्स हैं हमारे, वो सारे हैवी वाटर रिएक्टर्स हैं। ये जितने भी रिएक्टर है ना, एक को छोड़ के सब क्या है? हैवी वाटर रिएक्टर है। लेकिन सिर्फ एक ऐसा है जो नॉर्मल वाटर रिएक्टर, नॉर्मल वाटर जहां यूज होता है, वो कौन सा है? कुडानकुलम। कौन सा है? कुडानकुलम। और ये जो नॉर्मल वाटर रिएक्टर है ना, ये रशिया बनाता है। कौन बनाता है? रशिया के पास ये फैसिलिटी है जो नॉर्मल वाटर रिएक्टर्स बनाती है, और हमने रशिया की मदद से ही कुडानकुलम अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ये बनाया हुआ है। इतनी चीजें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए कि कौन कौन से हैं और किस किस टाइप के हैं। तो आपके 6 जो हैं वो हैवी वाटर रिएक्टर हैं, एक है वो जो नॉर्मल वाटर रिएक्टर है, और ये रशिया की मदद से बनाया गया है। अब क्वेश्चन आता है कि ये हैवी वाटर रिएक्टर तो हमने बोल दिया, इसमें हैवी वाटर का क्या यूज है? तो एज ए मॉडरेटर और एज ए कूलेंट हैवी वाटर यूज होता है, इसीलिए इसको हैवी वाटर रिएक्टर बोलते हैं। किस लिए? क्योंकि एज ए मॉडरेटर और एज ए कूलेंट हैवी वाटर का यूज होता है। क्लियर है? तो यहां पे हैवी वाटर रिएक्टर हो गया। अब ये हैवी वाटर है क्या चीज? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हैवी वाटर क्या चीज है। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो हम पढ़ते तो चले जाते हैं, लेकिन इनको कहीं बैकएंड में देखने की कोशिश नहीं करते कि ये है क्या चीज। तो हैवी वाटर क्या चीज है? तो हैवी वाटर जो हैवी हो, अगर हम इसको देखें तो वाटर जो हैवी हो। अब वाटर कैसे हैवी हो सकता है? तो आपको वाटर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वाटर है H2O, उसमें ऑक्सीजन का तो एक है ही, अगर हम देखें एटम, उसके अलावा 2 हाइड्रोजन के एटम भी हैं, H2O। यहां पे हैवी क्या हुआ फिर? तो अगर हम देखें यहां पे ऑक्सीजन तो उतना ही बाहर रखा, लेकिन हाइड्रोजन को हमने थोड़ा सा हैवी कर दिया। क्या कर दिया? हाइड्रोजन को हैवी कर दिया। तो हाइड्रोजन को चेंज करके हमने हाइड्रोजन की जगह क्या यूज किया? ड्यूट्रियम यूज किया। क्या यूज किया? ड्यूट्रियम यूज किया। अब ये हैवी कैसे कर दिया? उसके लिए आपको छोटी छोटी सी एटम और मॉलिक्यूल्स की अगर हम देखें, एक छोटी सी जानकारी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए कि बेसिकली अगर हम देखें, एक क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है स्टेट पीसीएस पे, इसको बहुत पूछती है कि एटॉमिक मास किस किस चीज से मिलके बना होता है। एटॉमिक मास में किस किस चीज से मिलके बना होता है? क्या क्या होता है? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, या न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या क्या होते हैं? तो एटॉमिक मास के अंदर आपको पता होना चाहिए कि एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के जो मास होता है वो होता है एटॉमिक मास। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को मिला के, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के जो मास होता है वो होता है एटॉमिक मास। इन चीजों को नोट करते जाइए, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी चीजें, ढूंढने जाओगे तो बहुत जगह पे आपको ढूंढना पड़ेगा। तो एटॉमिक मास क्या हुआ? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्लियर है? जितने प्रोटॉन होंगे उतना एटॉमिक नंबर होगा, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मिला के जो मास होगा वो एटॉमिक मास होगा। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एटॉमिक मास, और नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर। ये 2 कॉन्सेप्ट बहुत
हमने पढ़े तो शुरू में थे, लेकिन हम भूलते चले जाते हैं इन्हें जब पढ़ते चले जाते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। अब इसी के हिसाब से अगर हम देखें, ये हाइड्रोजन है। अब बेसिकली होता क्या है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं, और बाहर इलेक्ट्रॉन्स जो है अपनी शेल में ऐसे घूमते रहते हैं। अब तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, जितने प्रोटॉन है, यहाँ पे कितने प्रोटॉन दिखाई दे रहे हैं, 1, तो क्या होगा, इसका एटॉमिक नंबर 1 होगा। एटॉमिक नंबर 1 है तो एटॉमिक मास कितना होगा, तो एटॉमिक मास हमें यहाँ पे कितना दिखाएगा, कितने प्रोटॉन है, 1 है, तो एटॉमिक मास भी 1 हुआ। वहीं पे अगर इसमें मैं एक न्यूट्रॉन ऐड कर दूं, तो न्यूट्रॉन ऐड कर दूं तो क्या हुआ, हमारा एटॉमिक नंबर कितना होगा, जितने प्रोटॉन है, प्रोटॉन कितना है, 1 है, तो एटॉमिक नंबर तो सेम रहा, लेकिन एटॉमिक मास चेंज हो गया। क्यों, क्योंकि एक न्यूट्रॉन ऐड हो गया। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यानी कि 2, तो यहां पे अगर हम देखें तो एटॉमिक मास 2 हो गया। यहीं पे तीसरे में देखें, प्रोटॉन 1 है तो एटॉमिक नंबर 1, लेकिन एटॉमिक मास 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स है। अब इसको बोलते क्या है, जहां पे एटॉमिक नंबर सेम हो, तीनों में एटॉमिक नंबर 1-1 है, लेकिन एटॉमिक मास इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है तीनों हाइड्रोजन, लेकिन एटॉमिक मास अलग है, इसको बोलते हैं हम आइसोटॉप्स। क्या बोलते हैं, आइसोटॉप बोलते हैं। जहां पे प्रोटॉन सेम हो और न्यूट्रॉन्स अलग अलग हो, न्यूट्रॉन्स अलग अलग हो जाए, यानी कि दूसरी भाषा में बोलूं, एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक मास डिफरेंट हो, तो वो होते हैं आइसोटॉप्स। चीजें समझ में आई। तो इसी में अगर हाइड्रोजन 1 है और अगर हम देखें यहां पे एटॉमिक नंबर और मास नंबर ठीक है, लेकिन यहां पे मास इसका बढ़ गया, यानी कि हाइड्रोजन हैवी हो गया। क्यों, एक प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन भी जुड़ गया, हाइड्रोजन क्या हुआ, हैवी हुआ। हैवी हाइड्रोजन को हमने क्या बोला, ड्यूट्रियम। वहीं पे जब हाइड्रोजन का अगर हम देखें मास नंबर 3 हो जाता है, उसको हम बोलते हैं ट्रिटियम। क्या बोलते हैं, ट्रिटियम। तो यहां पे क्या हुआ, हैवी हाइड्रोजन हो गया, और इस हैवी हाइड्रोजन को हम वाटर में यूज करेंगे। नॉर्मल हाइड्रोजन को यूज कर रहे हैं तो नॉर्मल वाटर है, लेकिन हैवी हाइड्रोजन को यूज करेंगे तो हैवी वाटर हो जाएगा, क्योंकि मास बढ़ गया उसका। तो हमने कौन सा यूज किया, डी वाला यूज किया, डिट्रियम यूज किया, तो यहां पे ये D2O हो जाएगा, इसको हम हैवी वाटर बोलेंगे। और इसी के साथ अगर हम देखें, हमने आज बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश की, और यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि U235 हल्का क्यों हुआ। एक जगह जब मैं बोल रहा हूं U238 और एक जगह जब मैं बोल रहा हूं U235, तो ये हल्का क्यों हुआ, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर तो सेम है, लेकिन यहाँ पे एटॉमिक मास यहाँ 238 से कम होकर 235 हो गया है, तो इसलिए हल्का हो गया, इसलिए वो ऊपर गया था, जो मैंने शुरू में बोला था। आपको आज ये समझ में आएगा कि ये हल्का कैसे हो गया। क्लियर है, ये चीजें हमने कनेक्ट करके सारी चीजों को इतनी आसानी से समझने की कोशिश की। अलग अलग ढूंढने जाएंगे तो हमें बहुत जगह इनको ढूंढना पड़ेगा और बहुत टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है। तो हम यही कोशिश कर रहे हैं चीजों को एक साथ कंपाइल करने की, एक कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से समझने की, ताकि आपको उस चीज की पूरी तरह नॉलेज हो जाए। तो यही आशा कर रहा हूं कि हमारी ये कॉन्सेप्ट सीरीज जो हमारी है, ये आपको बहुत बहुत पसंद आ रही होगी। तो इसीलिए आप इस सीरीज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।